ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। दोस्तों, ये जो आज अपना सेशन है ये आईपेट एंड एनएलसी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आज फिफ्थ सेशन है इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में। तो इससे पहले वाले लेक्चर या सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि जैसे हम लोग कैसे प्लान करेंगे एंड कौन कौन से सब्जेक्ट को इस 60 डेज का जो ये अपना कोर्स है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था। प्लीज जिन लोगों ने इससे पहले वाले चारों सेशन नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके वो चारों सेशन अपने कंप्लीट कर ले, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि आईपेट एंड एनएलसी में क्या क्या सिलेबस है थर्मल एंड फ्लूइड सब्जेक्ट्स में एंड कैसे क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। तो आज इसी सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं जो अपना आज फिफ्थ सेशन है। क्लियर? ओके ओके, जल्दी से जुड़िए दोस्त और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि जल्दी से वो इस सेशन में जुड़े। ओके, तो जैसे ये मैकेनिकल में ये सेशन आपका चल रहा है, ऐसे ही तीन डिफरेंट ब्रांचेस में भी आपके सेशन एनएलसी एंड आईपेट के एग्जाम के रिगार्डिंग रन हो रहे हैं ब्रिज के नाम से। क्लियर? तो ये जैसे सिविल में भी आपका रन हो रहा है एंड ईसी में भी। तो जैसे मैकेनिकल में मारू सर ले रहे हैं क्लास एंड मीनू मैम क्लास ले रही हैं एंड मैं क्लियर थर्मल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। एज ए सिविल में कृष्णा सर ले रहे हैं क्लास एंड आपके अप्रूव सर जो है वो क्लास ले रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके संजय सर क्लास ले रहे हैं, सोनू सर एंड आंसू सर। तो जो आपके दोस्त हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के उनको भी आप एक बार बता दीजिए कि ये आपका डिफरेंट ब्रांचेस में भी रन हो रहा है, अदर ब्रांचेस में भी। ओके, तो चलते हैं जल्दी से दोस्त, स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो ये सब 2 मंथ का लॉन्ग शेड्यूल जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था पहले इंट्रोडक्शन सेशन में। ओके, here is my qualification as well as my teaching experience. Those I am Amit Maurya and I have a teaching from last 7 year in the industry of GATE and ISC. Continuously 7 years से मैं GATE and ISC के फील्ड में ऑफलाइन में इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेता हूँ। ऑलमोस्ट 10 से 15,000 प्लस गेट एंड एससी के स्टूडेंट को मैं मेंटर कर चुका हूं जो आज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हैं, चाहे वो एससी के टॉप डिपार्टमेंट हो या आपके टॉप पब्लिक सेक्टर हो या टॉप आईआईटीज एंड आईएसए बैंगलोर में बहुत सारा स्टूडेंट अपना जो है क्लियर वहां पर इनरोल है। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम आईआईटी मुंबई, वन ऑफ द ड्रीम ब्रांच जो लोगों का सपना होता है उस ब्रांच से मैंने आईआईटी मुंबई से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इन थर्मल एंड फ्लूइड डिपार्टमेंट TFE with a dream CGPI with 9.2 CGPI out of 10। 9.2 CGPI के साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर दोस्त। एंड सबसे बेस्ट अचीवमेंट इज कि मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में थर्मल एंड फ्लूइड डिपार्टमेंट में कई सारे पेपर पब्लिश किए हैं। क्लियर? एंड जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सेम थर्मल डिपार्टमेंट से ही है, CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, दैट शुड बी एडवांस लेवल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो उसमें मेरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा था। इट इज माई एक मैंने यहाँ पर अपना रिसर्च पेपर आपको दिखाने के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते सर कहाँ पर है आपका पेपर, तो जो मेरा पेपर है टॉपिक जो है वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज फॉर नाइट्रोमीथेन एंड विद ब्लेंडेड मिक्सचर्स। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में दोस्त पब्लिश है। वॉल्यूम इज 93 एंड पेज दिस वन। ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है रिसर्च पेपर का। क्लियर? तो यहाँ पर जाके आप इस पेपर को भी देख सकते हो दोस्त। क्लियर? तो आपको करना क्या है दोस्त, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए जैसे इस समय वर्स्ट कंडीशन में भी अनअकैडमी पे ऑलमोस्ट 20,000 प्लस इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू क्लासेस रन हो रही हैं, तो वो क्लासेस भी जाके आप वहां पर देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है दोस्त। एंड मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी ऐप पे अमित कुमार सर्च करना है, अमित कुमार। तो अभी जस्ट मैंने रिसेंटली क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, तो आपको नीचे नाम मिलेगा। फिर एंड आपको जो है और मुझे फॉलो करना है, तो
जैसे आप मुझे फॉलो करोगे आपके पास प्रॉपर क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे वहां पर मैं आपका स्पेशल क्लासेस में जो सबसे मेजर सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल का, सबसे मेजर सब्जेक्ट जो मैकेनिकल का, चाहे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे गेट क्लियर या ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पावर प्लांट, तो पावर प्लांट जैसे मैं वहां पर स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में आपके ले रहा हूं। और जिस समय ये सेशन में ले रहा हूं इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 15 क्लासेस जो हैं वो गैस पावर साइकिल की कंप्लीट कर दी है वहां पर, एंड 5 क्लासेस जो हैं वो रैंकाइन साइकिल की कंप्लीट कर ली है। तो ये वहां पर जाके आप देख सकते हो क्लियर। तो वहां से भी आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। और मैकेनिकल के जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक है थर्मल के, उनकी भी स्पेशल क्लासेस मैं ले रहा हूं क्लियर। तो जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक है तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपको वो सारे टॉपिक दिख जाएंगे। तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देन अगर सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो सब्सक्रिप्शन जैसे आप परचेज करते हो तो वहां पर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन काफी डिटेल में करा रहा हूं एचएम क्लियर। और ये 7 साल से जैसे मैं ऑफलाइन में सब्जेक्ट लेता हूं, ये पावर प्लांट और हीट एंड मास ट्रांसफर, तो एक डिफरेंट लेवल पे, और मेरा डोमेन भी पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स से ही है। तो आप वहां पर जाके फ्लूइड मैकेनिक्स देख सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्त कि गेट ईएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो एनएलसी हो या आईपैट हो या आपकी सीआईएल हो गया, बीआरसी हो गया या इसरो हो गया, तो या वाइजैक स्टील हो गया, तो जितने भी एग्जाम है या नेशनल लेवल के एग्जाम है, इन सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्त आपको 9 से 10 मंथ का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो 9 एंड 10 मंथ का टाइम, देन उसके बाद क्वेश्चन के प्रैक्टिस एंड देन फिर आपका टेस्ट अ पेपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्त आप मिनिमम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए। और ये जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपका 25,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे इस कोड को यूज करते हो AMYT को, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है क्लियर। एंड उसके बाद जो अमाउंट पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा क्लियर। और इसका एक एडवांटेज ये भी है, जैसे आप मेरे इस कोड को यूज करते हो तो कई सारे बच्चों का इंक्वायरी था कि सर अगर आपके कोर्स को हम कोड को यूज करते हैं तो अदर सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। 40 या 50 प्लस जो एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर, उनके भी कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो, सारे कोर्स। ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड यूज करोगे तो मेरे ही कोर्स देख पाओगे, नहीं, सबके कोर्सेस आप वहां पर देख सकते हो। आपको एक प्लस एडवांटेज ये मिलेगा, जैसे थर्मल का 7 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, तो जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो तो मेरे आप अंडर आ जाते हो, तो थर्मल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे सर। थर्मल के सारे सब्जेक्ट में लेता हूं तो मैं आपको पर्सनल नंबर जैसे आपको मैं शेयर करता रहता हूं या अपना ईमेल आईडी, तो वहां पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। एंड आपको भी पता है कि चाहे वो आईएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो थर्मल पोर्शन का है, थर्मल पोर्शन का। अगर ये आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आप नो डाउट किसी भी एग्जाम को प्रॉपर तरीके से क्रैक कर सकते हो क्लियर। और चाहे इंटरव्यू में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके थर्मल पोर्शन से, कि चाहे तो आप ऑयल सेक्टर की बात करो, ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल, या आपका बीपीसीएल हो गया या एचपीसीएल हो गया, या आप बात करो एनटीपीसी का या एनएलसी की बात करो, सारे के सारे आप थर्मल, तो मैक्सिमम वेटेज है थर्मल का, तो मैक्सिमम सपोर्ट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो क्लियर। चलते हैं थोड़ा सा, अगर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो ये 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान जो है ये कई पॉइंट से जो है वो बेनिफिशियल आपका होता है। एक तो आपका इसमें कॉस्ट बहुत कम होता है, दूसरा अगर केस सपोज एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे मान लो पब्लिक सेक्टर में हो गया, फिर आप आईएएस या आईआरएमएस के लिए देखना चाहते हो तो दोबारा सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करने की जरूरत नहीं है, फिर वो भी आपका सब्सक्रिप्शन जो है आपका यूज हो जाएगा। या आप अगर बीटेक 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में यानी फाउंडेशन प्री फाउंडेशन बैच में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे भी आपका ये जो है सब्सक्रिप्शन जो है यूज हो जाएगा। तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो ये 30,000 का पड़ेगा। बट अगर आप इस कोड को मेरे यूज करते हो AMYT अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो आपको अमाउंट फाइनल पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा क्लियर। और ये आपका जो है ये 1250 रुपए से भी लेस अमाउंट आएगा दोस्त। तो अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं तो ये 22.5K का पड़ेगा और ये 27K का पड़ेगा। यानी अगर आप 1 ईयर वाले में 1 मंथ का कॉस्ट ऐड कर देते हो, यानी 4.5 जो है अगर ये आप ऐड कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों। ये कई पॉइंट से जो है वो बेस्ट है आपके लिए, तो ये आप देख सकते हो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान।
तो ये वो टॉपिक थे जो मैं इस 60 डेज के क्रैश कोर्स में आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा। क्लियर? तो ये मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो उस लेक्चर को दोस्त रिक्वेस्ट है आप एक बार देख लो जाके, तो आपका प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि कैसे अपन प्लान करने वाले हैं। और जैसे पहला सब्जेक्ट जो था वो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, जिसके 3 से 4 लेक्चर आपके हो चुके थे, तो उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर ये पूरा सिलेबस था जिसको भी मैंने कंप्लीट डिटेल में पूरा कोडिंग कर दिया था, इसका डिकोडिंग कर दिया था, तो ये भी आप एक बार वहां से जाके देख सकते हो दोस्त। क्लियर? तो अब पहला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये अपना फर्स्ट थर्मल का सब्जेक्ट था जिसको हम लोग देख रहे थे। तो उस पुराने वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विस्कोसिटी तक पूरा देख लिया था, विस्कोसिटी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। क्लियर? आज हम लोगों को जो समझना था या जो देखना था वो विस्कोसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कॉन्सेप्ट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यानी आज हम लोगों को पढ़ना है जो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ना है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके बाद फिर अपने को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बोला था, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज आल्सो नोन एज रियोलॉजिकल या पावर लॉ ऑफ फ्लूइड। क्लियर? तो ये हम लोग समझेंगे कैसे इनको हम ये सब बोलते हैं। क्लियर? तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो हमारे होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम ये भी बोलते हैं दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ पावर लॉ फ्लूइड। पावर लॉ फ्लूइड भी इनको हम नाम देते हैं पावर लॉ फ्लूइड, या इनको रियोलॉजिकल फ्लूइड भी बोला जाता है। इनको जो है वो रियोलॉजिकल फ्लूइड भी बोला जाता है, रियोलॉजिकल फ्लूइड। इनको रियोलॉजिकल फ्लूइड भी नाम दिया जाता है दोस्त, रियोलॉजिकल फ्लूइड। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं, रियोलॉजिकल फ्लूइड एंड ये पावर लॉ फ्लूइड कैसे बोला जाता है। तो देखो, जैसे मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो फ्लूइड जो न्यूटन लॉ के विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल भी मैंने आपको बताए थे, वाटर हो गया, एयर हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, एटसेट्रा etc। तो ये जो हमारे फ्लूइड होते थे वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड के कैटेगरी में आते थे। कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उन फ्लूइड को हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे स्टडी किए जाते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ ओस्टवाल्ड इक्वेशन। क्लियर दोस्त? तो ये समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ ये समझ में आ जाएगा इतना। क्लियर? तो उनको हम बोलते हैं रियोलॉजिकल या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और वो ओस्टवाल्ड की इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं। यानी अगर हम दोस्त अब बात करें तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, जो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, जो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, और इनके लिए जो टाउ होता है हमारा, ये हमारा म्यू डीओ बाई डी ऑफ वाई होता है, या हमारा इनके लिए जो टाउ होता है ये म्यू डी फाई बाई डी टी होता है। यानी अगर हम यहाँ से टाउ वर्सेस डीओ बाई डी वाई में अगर रिलेशन देखें तो हमारा जो रिलेशन निकल के आता है वो लीनियर रिलेशन होता है। यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है वो लीनियर रिलेशन होता है, लीनियर वे में ये बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्लियर, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जैसे यहां से देखोगे तो यहां से जो हमारा टाउ होता है ये फंक्शन होता है स्ट्रेन रेट के, स्ट्रेन रेट के, और लीनियर वेरिएशन होता है। तो अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए देखें तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे न्यूटोनियन के लिए लीनियर होता है वैसे ही नॉन न्यूटोनियन के लिए अपना नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं होगा, यानी इट डज नॉट इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, या ये नॉट इक्वल टू म्यू डी ओ बाई डी ऑफ वाई। लेकिन दोस्त शियर जो डेवलप होगा वो तो फंक्शन तो होगा फाई डॉट का ही, फंक्शन तो फाई डॉट का ही होगा। जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने आपको बताया भी था कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो होता है वो लीनियर कर्वेचर होता है, लीनियर, एंड प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद जो का शियर होता है वो स्ट्रेन के साथ नॉन लीनियरली बिहेव करने लगता है। तो सिमिलर यहाँ पर होता है, अगर फ्लूइड न्यूटोनियन है तो लीनियर वेरिएशन होगा, और अगर नॉन न्यूटोनियन है तो हमारा नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, लेकिन होगा स्ट्रेन रेट का ही फंक्शन शियर। और ये जो नॉन
न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं ये ओस्टवॉल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं, ओस्टवॉल रिलेशन के अकॉर्डिंग, ओस्टवॉल रिलेशन के अकॉर्डिंग, ओस्टवॉल का जो हमारा इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग ये स्टडी किए जाते हैं। तो ओस्टवॉल का इक्वेशन क्या होता है या ओस्टवॉल का इक्वेशन या रिलेशन क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। ओस्टवॉल रिलेशन क्या होता है, ओस्टवॉल रिलेशनशिप, ओस्टवॉल रिलेशनशिप हमारा क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो ओस्टवॉल का जो रिलेशनशिप होता है यानी टाउ जो होता है ये कुछ ऐसे होता है दोस्त, a टाइम du by d ऑफ y, a टाइम du by d ऑफ y इसकी पावर n प्लस का हमारा b लिख सकते हो या लिख सकते हो टाउ नॉट, b लिख सकते हो या टाउ नॉट लिख सकते हो, जहां पर टाउ नॉट या टाउ नॉट जो होता है वो यील्ड शियर वैल्यू होता है, यील्ड शियर वैल्यू, और a और b जो होते हैं हमारे ये फ्लूइड कांस्टेंट होते हैं, a और b जो हमारे होते हैं ये फ्लूइड कांस्टेंट होते हैं दोस्त, फ्लूइड कांस्टेंट, और n की जो वैल्यू होती है ये हमारा पावर या इंडेक्स होता है, ये हमारा जो है ये पावर या हमारा इंडेक्स होता है, ये हमारा पावर या इंडेक्स होता है ऑफ फ्लूइड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के लिए हमारा बदलता रहता है ए बी एन की जो वैल्यू होती है, क्लियर। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो इस पे स्टडी किए जाते हैं और इस फार्मूले को हम बोलते हैं रियोलॉजिकल रिलेशनशिप या इंपेरिकल रिलेशनशिप। इस फार्मूले को दोस्त हम बोलते हैं रियोलॉजिकल रिलेशन, रियोलॉजिकल रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, रियोलॉजिकल रिलेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं, इंपेरिकल रिलेशन, क्लियर। तो वो फ्लूइड जो हमारे रियोलॉजी रिलेशन पे पढ़े जाती हैं उनको हम रियोलॉजिकल फ्लूइड बोलते हैं, और इस मेथड को हम बोलते हैं रियोलॉजी, इस मेथड को हम रियोलॉजी बोलते हैं, यानी इस रिलेशन को रियोलॉजिकल रिलेशनशिप और मेथड को रियोलॉजी, और फ्लूइड जो इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं उनको हम रियोलॉजिकल फ्लूइड नाम देते हैं, क्लियर। और यहाँ पर देखो पावर या इंडेक्स है, इसीलिए यहाँ पर इन फ्लूइड को हम पावर लॉ फ्लूइड भी बोलते हैं और रियोलॉजिकल फ्लूइड भी नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन से फ्लूइड हमारे स्टडी किए जाते हैं, यहाँ पर देखो दो तरह से स्टडी किया जाता है, एक टाइम के साथ और एक फ्लो की डायरेक्शन के साथ। तो फ्लो की डायरेक्शन के साथ तीन तरह के जो हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड स्टडी किए जाते हैं। पहला स्टडी किया जाता है डायलेटेंट फ्लूइड, दूसरा स्टडी किया जाता है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, थर्ड फ्लूइड जो यहाँ स्टडी किया जाता है वो होता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड या जिसको हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड दोस्त, क्लियर। एंड जो टाइम के साथ एनालिसिस किया जाता है उसमें दो तरह के डिफरेंट फ्लूइड होते हैं, एक हमारा होता है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और एक हमारा होता है आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और एक होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड, क्लियर। तो रियोपेक्टिक फ्लूइड एंड थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड जो होते हैं ये टाइम के साथ स्टडी किए जाते हैं, और डायलेटेंट, सूडो एंड बिंघम जो होते हैं ये हमारे फ्लो की डायरेक्शन के साथ स्टडी किए जाते हैं, क्लियर दोस्त। तो पहले शुरू करते हैं एक बार डायलेटेंट, सूडो, बिंघम के ग्रुप को एंड देन फिर देखते हैं थिक्सो और रियो को ग्रुप को। तो प्लीज दोस्त अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए, जल्दी से यहाँ पर जुड़े, क्लियर, जल्दी से जुड़े, क्लियर। तो अपन आगे और स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो रियोलॉजिकल फ्लूइड में अगर हम पहला फ्लूइड देखें यानी केस 1 या फ्लूइड 1 की अगर हम बात करें, केस 1 या फ्लूइड 1, तो पहला फ्लूइड या केस 1 जो हमारा है ये हमारा डायलेटेंट फ्लूइड का केस होता है, डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, क्लियर। तो डायलेटेंट फ्लूइड हमारा क्या होता है समझते हैं। डायलेटेंट फ्लूइड के लिए एक कंडीशन आपको जस्ट मेमोराइज करके रखना है, इसके लिए बी जो होता है या यील्ड शियर की जो वैल्यू होती है ये हमारी 0 होती है। सेकंड हमारा जो n होता है या पावर इंडेक्स जो होता है ये हमारा लार्जर देन यूनिटी होता है, क्लियर, लार्जर देन हमारा यूनिटी होता है। तो ये रिलेशन आपको जस्ट याद करके रखना है, ये कंडीशन जो हमारी होती है ये हमारी डायलेटेंट फ्लूइड के लिए फॉलो होती है, डायलेटेंट फ्लूइड के लिए ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो अगर हम यहां से देखें दोस्त तो टाउ जो हमारा होगा, टाउ हमारा जो होगा वो a एंड डी बाई डी ऑफ वाई इसकी पावर हमारी n हो जाएगी एंड प्लस b जो हमारा होगा ये 0 हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखें जिससे हम इसको न्यूटोनियन फ्लूइड से कंपेयर कर सकें, तो ये ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी ऑफ वाई, इसकी पावर हमारा हो जाएगा, इसकी पावर हमारा n-1 हो जाएगा एंड प्लस का इनटू हमारा जो है वो डी बाई डी ऑफ वाई हो जाएगा, क्लियर। अब अगर इसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटन के रिजल्ट से कंपेयर करें,
न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटन के रिजल्ट से दोस्त अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला टर्म, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में डायनामिक विस्कोसिटी होता था, बट यहाँ पर ये डायनामिक विस्कोसिटी तो नहीं है, लेकिन डायनामिक विस्कोसिटी जैसा अपने को दिख रहा है या अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं अपीयरेंट डायनामिक विस्कोसिटी, अपीयरेंट डायनामिक विस्कोसिटी इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ से जो टाउ निकल के आता है ये हमारा हो जाता है म्यू अपीयरेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई जो होता है ये हमारा डीओ बाई डी ऑफ वाई लिख देते हैं, इसको हम डीओ बाई डी ऑफ वाई लिख देते हैं। क्लियर, ऐसे कुछ इसको हम बोल सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो हम म्यू अपीयरेंट के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू जो होता है डायनामिक विस्कोसिटी वो कांस्टेंट होता है। यहां पर अगर देखोगे तो म्यू अपीयरेंट जो होता है वो फ्लो के साथ वेरिएबल होता है, क्योंकि आपका फ्लो के साथ डीयू बाई डी वाई जो है वो चेंज होता रहता है, यहाँ पर ये वेरिएबल होता है। तो अगर हम डायलेटेंट फ्लूइड के लिए देखें तो डायलेटेंट फ्लूइड के लिए जो अपना एन होता है ये अपना ग्रेटर देन 1 होने की वजह से अगर आप आगे की तरफ चलोगे तो आपका जो म्यू अपीयरेंट होगा ये बढ़ेगा फ्लो में, और अगर ये बढ़ेगा तो जो टाउ हमारा है ये बढ़ेगा, और अगर टाउ बढ़ेगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस फोर्स है अगेंस्ट द फ्लो ये हमारा इंक्रीज होगा दोस्त। तो यहां से हम ये बोल ये शियर हमारी बढ़ती रहती है फ्लूइड में, फ्लो के अगेंस्ट जो शियर होती है ये बढ़ती रहती है, तो इसको शियर के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं शियर थिकनिंग, शियर थिकनिंग बोलते हैं, शियर थिकनिंग। इसीलिए इन फ्लूइड को हम डायलेटेंट फ्लूइड को ये भी बोलते हैं दैट शुड आल्सो नोन एज अ शियर थिकनिंग ऑफ फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड को हम शियर थिकनिंग फ्लूइड में नाम देते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड। तो उसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो हमारे डायलेटेंट फ्लूइड होते हैं वो हमारे वो फ्लूइड होते हैं जिनको इनिशियल में फ्लो कराना आसान होता है, और जैसे जैसे फ्लो हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ फ्लो हमारा प्रोपोगेट करता है, इनको फ्लो कराना जो है वो डिफिकल्ट होता जाता है। एंड डायलेटेंट फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड in which the resistance force against the flow is continuously increases along the flow direction। जैसे फ्लो के डायरेक्शन के अलॉन्ग हम देखेंगे, जैसे फ्लो हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, फ्लो के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर, तो ये डायलेटेंट फ्लूइड हमारे होते हैं। और डायलेटेंट की कैटेगरी में जो हमारे फ्लूइड आते हैं, डायलेटेंट की कैटेगरी में जो हमारे फ्लूइड आते हैं वो जैसे हमारा जैसे आप आटा को गूंथते हो, क्लियर, तो उसमें आपने में भी देखा होगा कि इनिशियल में उसे प्रेस करना आसान होता है, कि जैसे डिफॉर्म होता जाता है वैसे वो डिफिकल्ट होता जाता है। देन हमारा जो स्टार्च होता है वो वाटर में हो गया, स्टार्च इन वाटर हो गया, या शुगर कंसंट्रेटेड शुगर का जो सोल्यूशन होता है, क्लियर, वो हमारा हो गया, इस कैटेगरी में आता है। या क्विक सैंड हमारी हो गई वाटर में, तो वो हमारी इसके कैटेगरी में आती है डायलेटेंट के। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, क्लियर, तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेमोराइज नहीं कर पाओगे, आपको इतना याद रखोगे डायलेटेंट फ्लूइड हमारे वो होते हैं जो इनको इनिशियल में फ्लो कराना आसान होता है, एंड धीरे टाइम के साथ जैसे फ्लो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये डिफिकल्ट होते जाते हैं। फिर इनको अगर हम डायग्राम वाइज देखें, डायग्राम पे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें दोस्त, तो यहाँ पर देखो टाउ इज इक्वल टू जो हमारा है ये म्यू अपीयरेंट है, म्यू अपीयरेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय जो है डीयू बाई डी ऑफ वाई है। तो जैसे हमने न्यूटोनियन फ्लूइड में किया था, वैसे अगर हम यहाँ पर करें तो y जो है इसको टाउ को जो अगर हम y एक्सिस पे पुट अप करें y एक्सिस पे, और du बाई dy को जो है अगर हम x एक्सिस पे रखें, इसको मान लो अगर हम x एक्सिस पे रखें, x एक्सिस पे, तो म्यू अपीयरेंट जो हमारा है ये हमारा स्लोप हो गया, म्यू अपीयरेंट जो हमारा है ये हमारा दोस्त स्लोप हो गया। पर यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप जो हमारा है ये वेरिएबल है, स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप जो हमारा है ये वेरिएबल है, स्लोप जो है ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो कर्वेचर होगा वो लीनियर नहीं होगा, कर्वेचर कैसा होगा दोस्त, ये नॉन लीनियर कर्वेचर होगा। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज गेट या एससी या डिफरेंट जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं, चाहे एनएलसी का हो या आईपैड का एग्जाम जो पहली बार हो रहा है, क्लियर, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं और ये पूछे भी जाते रहते हैं दोस्त। तो नॉन लीनियर कर्वेचर होगा, यानी अगर हम इनको ग्राफिकल मेथड से देखें तो स्लोप जो है वो हमारा बढ़ेगा, स्लोप हमारा बढ़ेगा। तो इस एक्सिस पे अगर हम डी फाई बाई डी टी को पुट अप करें, या इस एक्सिस पे अगर हम अपना डी यू बाई डी वाई रखें, डी यू बाई डी वाई, और इस एक्सिस पे अगर जो शियर डेवलप हो रही है रेजिस्टिंग या जो भी कुछ है अगर हम उसको पुट अप करें, तो जैसे ये ग्राफ जो होता था वो हमारा न्यूटोनियन का ग्राफ होता था, ये जो लाइंस हमारी होती थी ये न्यूटोनियन फ्लूइड की होती थी, न्यूटोनियन। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो ये हमारा जो होता था दोस्त ये न्यूटोनियन फ्लूइड का
कर्वेचर होता था। तो यहाँ पर अगर हम कर्वेचर देखें और थोड़ा सा समझे, तो यहाँ पर जो ये कर्वेचर निकल के आता है, ये स्लोप बढ़ना है तो स्लोप बढ़ेगा कुछ ऐसे। ये जो कर्वेचर निकल के आता है ये डायलेटेंट फ्लूइड का होता है, डायलेटेंट ऑफ फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड का कर्वेचर कुछ ऐसे होता है, यील्ड शियर 0 होती है एंड हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो कर्वेचर पे θ1 है। थोड़ा और आगे चलें, यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो ये जो स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप है ये सपोज हमारा θ2 है। तो θ2 जो है वो θ1 से ज्यादा है, यानी आगे चलने पे जो अपना स्लोप है ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्लोप हमारा बढ़ता रहता है। तो ये जो है इंक्रीजिंग स्लोप के जो है वो फ्लूइड आपके डायलेटेंट जो कैटेगरी में आता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो सेकंड फ्लूइड जो हमारा दोस्त होता है वो हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। सेकंड फ्लूइड जो हमारा होता है ये सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। सेकंड फ्लूइड जो होता है ये सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब सूडोप्लास्टिक के लिए दोस्त आपको ये याद रखना है, केवल सूडोप्लास्टिक के लिए जो बी की वैल्यू जो होती है या टाउ नॉट जिसको हम बोल रहे थे यील्ड शियर, ये अगेन फिर से 0 होता है। इसके लिए जो पावर या इंडेक्स जो होती है वो लेस देन 1 होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी कंक्लूजन यहां से आप निकाल लोगे, ये अगर आपको याद रहता है तो रिमेनिंग कंक्लूजन आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर। अब ये सूडो के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो फिर अगर यहां से फिर से अगर अपन वेस्टफॉल की इक्वेशन को यूज करें तो टाउ इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा हमारा डीओ बाई डी वाई, और इसकी पावर जो है वो हमारी हो जाएगी एन। क्लियर। एन प्लस का यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0। अब यहां से इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये हो जाएगा टाउ ए, और ये हमारा निकल के आ जाएगा डीओ बाई डी ऑफ वाई, और इसकी पावर हमारी निकल आएगी n-1 लिख सकते हैं इसको, और साथ में इसको हम ये लिख सकते हैं डीओ बाई डी ऑफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर से अगर हम इसको न्यूटोनियन फ्लूइड से दोस्त कंपेयर करने चाहें, इसको न्यूटोनियन फ्लूइड से अगर हम कंपेयर करने चाहें तो ये जो हमारा होता है ये हमारा जो है, क्लियर। तो ये हमारा जो है अगेन फिर से अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा म्यू अपीयरेंट लिखा हुआ है, म्यू अपीयरेंट। क्लियर। और अगर आप सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए देखोगे तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए जो हमारा अपीयरेंट विस्कोसिटी होता है वो रिड्यूस होता है, यानी म्यू अपीयरेंट जो होता है ये हमारा रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है। क्लियर। और इसके लिए अगर आप जाओगे तो टाउ जो है ये हमारा कम होगा, यानी दो लेयर के बीच में रेजिस्टिंग जो फोर्स होगा वो हमारा रिड्यूस होगा। और इन फ्लूइड में अगर देखोगे तो शियर कम हो रहा है, तो शियर के रेस्पेक्ट में ये कैसे होते हैं, शियर अथेनिंग फ्लूइड होते हैं, शियर अथेनिंग, ये हमारे शियर अथेनिंग फ्लूइड होते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड। क्लियर। तो इसीलिए इस सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को ये भी बोला जाता है दैट फ्लूइड इज आल्सो नोन एज शियर थिनिंग फ्लूइड। यानी कहने का मतलब ये है कि सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को इनिशियल में फ्लो कराना आसान होता है, फिर जैसे जैसे इनका फ्लो आगे की तरफ बढ़ता है, फ्लो जो है शुरू में फ्लो कराना डिफिकल्ट होता है, जैसे फ्लो इनका आगे की तरफ बढ़ता है या इनमें डिफॉर्मेशन डेवलप होना स्टार्ट होता है, इनका फ्लो और आसान होता जाता है। क्लियर। यानी सूडोप्लास्टिक fluid is defined as the category of fluid in which the initial flow is giving some difficulty, and as flow is proceed, the requirement of the force for the flow is continuously reduces। यानी इनिशियल में फ्लो कराना डिफिकल्ट होता है, जैसे फ्लो हमारा आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन वो हमारा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। इसलिए इन फ्लूइड को हम शियर अथेनिंग फ्लूइड नाम देते हैं। इसके केस में अगर हम ग्राफिकल, जैसे इनका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल इनके बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा ब्लड होता है, या हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है, या हमारा मिल्क जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, या हमारा कई सारे टमाटो सॉस या केचप जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, या हमारे कॉस्मेटिक के आइटम जो होते हैं जैसे फेस वॉश हो गया, हेयर जेल हो गया, नेल पॉलिश हो गया, तो ये सब सूडोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर दोस्त। तो अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो टाउ जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू अपीयरेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई डी ओ बाई डी वाई। अगेन फिर से अगर हम इसको पुट अप कर दें वाई एक्सेस पे और इसको पुट अप कर दें अपनी एक्स एक्सेस पे और इसको बोल दें कि ये जो है ये अपना स्लोप है, स्लोप है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो वेरिएबल स्लोप है, यानी यहाँ पर जो स्लोप है ये अपना वेरिएबल है, और वेरिएबल जो है वो ये रिड्यूस हो रहा है, यानी लेस डिक्रीजिंग नेचर का है स्लोप।
तो यहां से अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ये हमारा जो है ये डी बाई डी वाई एक्सेस हो गया, और ये हमारा जो है वो डी फाई बाई डी टी एक्सेस हो गया। इस एक्सेस पे जो है वो हमारा टाउ हो गया, इस एक्सेस पे जो है वो टाउ है, क्लियर, इस एक्सेस पे जो है वो टाउ है। तो जैसे ये न्यूटोनियन के नियर अबाउट पे बनाते हैं, तो इसमें स्लोप अपना कम होना है, स्लोप कम होना है, स्लोप जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का। तो ये कर्वेचर ऐसे आता है, कुछ ऐसे ये कर्वेचर आता है, ऐसे, क्लियर, ये कर्वेचर ऐसे कुछ आता है ऐसे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो स्लोप होगा, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें, तो इस पॉइंट पे स्लोप जैसे ये हमारा हो गया, मान लो सपोज थीटा 1 हो गया स्लोप, क्लियर। इस पॉइंट पे अगर हम आए, मान लो ये सपोज अपना 1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो है वो अपना 2 हो गया, मान लो सपोज ऐसे अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखें, तो ये सपोज जो है अपना एक स्लोप जो है वो थीटा 2 हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो थीटा 2 जो है वो लेस देन आपका थीटा 1 हो जाएगा, यानी इसमें कंटिन्यूअसली हमारा जो है वो थीटा जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो होते हैं वो डिक्रीजिंग स्लोप नेचर के होते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप नेचर के। थर्ड फ्लूइड अगर हम लोग देखें तो थर्ड फ्लूइड जो अपना होता है दोस्त, ये बिंघम प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है, बिंघम प्लास्टिक। थर्ड फ्लूइड जो हमारा होता है ये हमारा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, क्लियर। या इसको हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, या इसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, या इसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, क्लियर दोस्त। चलिए, तो यहां तक समझ में आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है कुछ, क्लियर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें समझ में आ रहा है, देन फिर मैं आगे चलूं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करें कि समझ में आ रहा है या नहीं, फिर मैं आगे चलूं दोस्त, जल्दी से फास्ट, क्विक गाइस, क्विक। जल्दी से लिखें फिर मैं आगे चलूं। चलिए, तो आगे देखते हैं। देखो, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड जो हमारा होता है ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, आइडियल प्लास्टिक। इसके लिए जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको यहां पर ये ध्यान रखना है दोस्त कि इसके लिए B का जो वैल्यू होता है या टाउ नॉट जो हमारा यील्ड शियर होता है ये हमारा 0 नहीं होता है, ये हमारा 0 नहीं होता, पहला। दूसरा, इसके लिए जो N का वैल्यू होता है या पावर या इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं वो हमारा यूनिटी होता है। इसके लिए पावर या इंडेक्स जो होता है ये हमारा यूनिटी होता है, और B या टाउ नॉट की जो वैल्यू होती है ये हमारी 0 नहीं होती है दोस्त, क्लियर। ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए देखा जाता है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए ऐसे को देखने को मिलता है। तो अगर हम रियोलॉजिकल रिलेशन से बिंघम प्लास्टिक के लिए यूज करें तो इसके लिए दोस्त निकल के आ जाएगा A DO बाई डी ऑफ वाई एंड प्लस का निकल के आ जाएगा टाउ नॉट। अब देखो, इसके लिए टाउ नॉट या B 0 नहीं होता है, तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देखें एंड देन वहां से कंक्लूजन निकालना शुरू करें, तो मान लो सपोज यहां पर इस एक्सेस पे हम DO बाई dy को पुटअप करें, या इस एक्सेस पे अगर हम d फाई बाई dt को रखें, d फाई बाई dt को रखें, और इस एक्सेस पे अगर हम टाउ को पुटअप कर दें तो इसका जो वेरिएशन होता है, देखो ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, बाकी ये कर्वेचर जो है वो लीनियर है, बाकी ये जो कर्वेचर है वो लीनियर है। डिफरेंस केवल इतना है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, सब यील्ड वैल्यू या कुछ शियर की थ्रेशोल्ड लिमिट से ये स्टार्ट होता है। मान लो सपोज यहां तक देखें, यहां तक, तो ये जो वैल्यू होती है ये अपनी B इज इक्वल टू अ टाउ नॉट वैल्यू होती है जो कि 0 नहीं है, क्लियर। तो ये B या टाउ नॉट हो गया, यहां से ओरिजिन से अगर देखा जाए ये अपना अगर ओरिजिन पॉइंट है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है दोस्त। तो यहां से अगर ये देखा जाए तो ये ऐसे कुछ निकल के आता है। अब अगर यहां पर देखोगे तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में फिर मैं ये बोल सकता हूं कि बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड मेरे वो फ्लूइड होते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो इनिशियल में जो है वो
कॉन्टिन्यूसली शियर को अप्लाई करते हैं, लेकिन डिफॉर्मेशन उनमें क्या होता है, शो नहीं होता है। और जबकि हमने फ्लूइड के डेफिनेशन पढ़ा था कि फ्लूइड हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर की वो स्टेट होती है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस का रेजिस्ट नहीं कर पाते और कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन बिंघम फ्लूइड जो होता है ये हमारा वो फ्लूइड होता है जो स्मॉल अमाउंट शियर का रेजिस्ट कर जाता है और डिफॉर्म नहीं होता है। यानी अगर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में देखा जाए तो दोस्त, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड हमारा वो फ्लूइड होता है जो डुअल नेचर को शो करता है, डुअलिटी को। ये कुछ शियर की वैल्यू के लिए पहले परफेक्ट सॉलिड यानी रिजिड बॉडी के नेचर को शो करता है। अभी बता रहे परफेक्ट सॉलिड या आइडियल सॉलिड क्या होते हैं। यहां तक जो है ये परफेक्ट सॉलिड के नेचर को शो करता है, परफेक्ट सॉलिड। परफेक्ट सॉलिड नेचर देता है, परफेक्ट सॉलिड नेचर देता है या रिजिड नेचर को शो करता है। एंड बियॉन्ड दैट जो है ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट करता है, यानी ये फ्लूइड नेचर को शो करता है, फ्लूइड नेचर को फ्लूइड नेचर को ये शो करता है। यानी बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड होते हैं जो पहले कुछ शियर की वैल्यू के लिए यानी टाउ नॉट वैल्यू के लिए पहले जो है वो सॉलिड के नेचर को शो करते हैं एंड बियॉन्ड दैट जो है वो फ्लूइड के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लूइड नेचर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये बिंघम की कैटेगरी में आते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे चॉकलेट जो है वो इसका एग्जांपल है, टूथ पेस्ट जो होता है वो भी इसका एग्जांपल होता है। कई सारी ड्रिलिंग मड होते हैं, जब वो ड्रिल करता है तो वहां से जो कीचड़ निकलता है उसमें भी कई सारे जो मड होते हैं वो बिंघम प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं दोस्त। क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा यहां से याद रखना कि बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड हमारे कौन से होते हैं। और ये ईएससी एंड गेट में भी पूछा गया, या बहुत सारे जो आपके एग्जाम होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पीएसयूज में भी कई सारे पीएसयूज में भी पूछा गया, तो जेई के एग्जाम में पूछा जाता है, या हमारा एई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमारा कई बार पूछा गया है। क्लियर? तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। चलिए ओके दोस्त, तो ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक बार थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये जो तीनों फ्लूइड हमने पढ़ा है और दो और कंडीशन, जैसे एक हमारा होता है आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड। देखो आइडियल मतलब अपनी सोच, हम जो सोचते हैं, तो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हम लोग थोड़ा लेजी होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में हमें या किसी भी काम में हमें कम से कम एफर्ट देना पड़े। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे कॉम्प्लिकेट चीजें होती हैं उसको हम नेग्लेक्ट करवा देते हैं या जीरो मान लेते हैं। जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है, जैसे सबसे कॉम्प्लिकेट होता है पहले नंबर पे कि विस्कस का इफेक्ट, विस्कस लॉसेस या विस्कस का जो इफेक्ट होता है उसको कैलकुलेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इवन प्राइमरली जो एम होता है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का वो यही होता है कि टू फाइंड आउट द विस्कस लॉसेस, तो फाइंड आउट द विस्कस लॉसेस इन फ्लो ऑफ फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि फ्लूइड जो है हमारा वो नॉन विस्कस है या इनविसिड है, यानी जीरो विस्कोसिटी। और जबकि मैंने आपको बताया भी था जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेशन के अकॉर्डिंग निकल के आती है, यानी जीरो विस्कोसिटी डेवलप कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये आइडियल कंडीशन होती है, ये आइडियल कंडीशन दोस्त होती है, यानी आइडियली हम ये मान लेते हैं कि हमारा फ्लूइड का जो है वो जीरो विस्कोसिटी है। आइडियली हम मान लेते हैं कि फ्लूइड का जो विस्कोसिटी हमारा है वो जीरो है, जीरो विस्कोसिटी, यानी म्यू जो है वो जीरो है, या इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे जो है वो इन अ विसिड ऑफ फ्लूइड है, इन अ विसिड ऑफ फ्लूइड। ये जो हमारे फ्लूइड है ये हमारे इन अ विसिड ऑफ फ्लूइड है, इन विसिड यानी नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो ये पहली कंडीशन होती है जीरो विस्कोसिटी की। दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है, दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है वो होती है इनकम्प्रेसिबिलिटी की। फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल हो जाए, कंप्रेस हो ही ना। क्लियर? तो सेकंड हम मान के चलते हैं, सेकंड जो आइडियल कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी इनकम्प्रेसिबल ऑफ फ्लूइड। और ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। तो इनकम्प्रेसिबल जो है अगर फ्लूइड होगा तो बीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। थर्ड जो कंडीशन होती है वो जीरो सरफेस टेंशन, थर्ड जो कंडीशन होती है इसके लिए वो जीरो सरफेस टेंशन, जीरो सरफेस टेंशन, जीरो सरफेस टेंशन। क्लियर? सरफेस टेंशन जो है वो अपनी जीरो हो जाए, यानी जो सिग्मा जो होता है, सिग्मा या गामा की जो वैल्यू होती है ये हमारी कंप्लीटली जो है वो जीरो हो जाए। सिग्मा या गामा जो है ये कंप्लीटली हमारा जीरो हो जाए, ये कंप्लीटली हमारा जो है वो जीरो हो जाए। और यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा म्यू जो है वो जीरो है तो टाउ जो हमारा होगा ये कंप्लीटली जो है वो जीरो हो जाएगा। टाउ जो होगा ये कंप्लीटली हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर? टाउ जो हमारा है ये कंप्लीटली हमारा जीरो कहलाएगा।
फिर अगर यहां से मैं अगर आपको देखूं और बताऊं थोड़ा सा यहां से, तो सेकंड जो हमारा होता है वो आइडियल सॉलिड का कॉन्सेप्ट होता है, आइडियल अ सॉलिड। जैसे हमारा आइडियल फ्लूइड होता है वैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड में जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है या डिफॉर्मेशन रेट जो होगा ये हमारा कंप्लीटली जीरो होगा, यानी हमारा जो है परफेक्ट रिजिड अ सिस्टम होगा, यानी परफेक्ट अ रिजिड। आइडियल सॉलिड जो होते हैं वो परफेक्ट रिजिड सिस्टम होते हैं, परफेक्ट रिजिड अ सिस्टम या बॉडी, परफेक्ट रिजिड सिस्टम या बॉडी हमारे होते हैं परफेक्ट रिजिड, परफेक्ट रिजिड अ सिस्टम होते हैं परफेक्ट रिजिड, परफेक्ट रिजिड, परफेक्ट रिजिड अ सिस्टम, परफेक्ट रिजिड सिस्टम होते हैं। क्लियर? परफेक्ट रिजिड अ सिस्टम होते हैं ये हमारे आइडियल अ सॉलिड्स होते हैं। तो अगर इनको हम एक बार ग्राफिकली समझें, ग्राफिकली अगर हम ग्राफ से देखें, सपोज ये हमारा d5 बाई dt एक्सेस हो गया, या हमारा du बाई df हो गया। क्लियर? और इस एक्सेस पे जो हमारा होता है ये हमारा टाउ होता है। तो सारे फ्लूइड को अगर एक साथ हम ग्राफ पे लेके आए, क्लियर दोस्तों, समझना पहले यहाँ पर ये हमारा जीरो सीयर यानी आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा जीरो सीयर, जीरो सीयर जो है ये हमारा आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये हमारा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये हमारा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमारा जो है फाई इज इक्वल टू जीरो, या फाई नॉट जो है वो जीरो, या फाई नॉट जो है ये जीरो हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है आइडियल सॉलिड का, आइडियल सॉलिड, आइडियल सॉलिड का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। देन फिर जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता था उसका वेरिएशन जो है वो कुछ ऐसे होता था, ये हमारा हो जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हमारा कुछ ऐसे निकल के आ जाता है। क्लियर? तो न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें, जैसे आपका नेक्स्ट फ्लूइड जो होता है वो हमारा जैसे डायलेटेंट हो गया, तो डायलेटेंट हमारा ऐसे आता है, डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, डायलेटेंट फ्लूइड हो गया। तो डायलेटेंट फ्लूइड हमारा ये निकल के आ जाता है, डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड ये हो जाता है। एंड जो हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है वो यहां से ऐसे वेरी करता है, तो ये हमारा हो गया सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक ये हो जाता है। देन आइडियल प्लास्टिक यानी बिंगम जो होता है वो यहां से ऐसे ग्राफिकली बनता है। ये जो हमारा होता है ये बिंगम प्लास्टिक होता है, बिंगम। और अगर हमारा ये आइडियल प्लास्टिक है, और अगर हमारा प्लास्टिक के लिए देखें तो हल्का सा कर्वेचर यहां से, ये जो है वो एक्चुअल प्लास्टिक के लिए होता है, ये हमारा एक्चुअल प्लास्टिक के लिए होता है, एक्चुअल प्लास्टिक के लिए ये हमारा देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट ग्राफ हमारा निकल के आ जाता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अब दो फ्लूइड अपने और बचते हैं जो टाइम के साथ एनालिसिस किए जाते हैं। एक हमारे बचते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें तो जैसे टाइम के साथ, जैसे यहां पर समझो पहले जो अभी तक हमने जो फ्लूइड पढ़ा, अभी तक जो हमने फ्लूइड पढ़ा जिनके लिए टाउ जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, जिनके लिए टाउ जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। उसमें हमारी जो अभी तक हमने फ्लूइड पढ़े थे, यानी एक तो हमारा डायलेटेंट फ्लूइड होता है जिसके लिए टाइम के साथ शियर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। डायलेटेंट फ्लूइड एक तो हमारा होता है डायलेटेंट, दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, सूडो। दूसरा जो हमारा होता है वो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है जिसके लिए टाइम के साथ ये कांस्टेंट होता है। थर्ड जो हमारा होता है जिसके लिए टाइम के साथ कांस्टेंट होता है वो हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट जो हमारा होता है ये बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है जिनके लिए टाउ टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। एंड ऑब्वियस सी बात न्यूटोनियन फ्लूइड भी होते हैं जिनके लिए टाइम के साथ ये कांस्टेंट होता है।
न्यूटोनियन फ्लूइड भी होते हैं जिनके साथ ये टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। क्लियर दोस्त? और अगर आपको डिटेल में थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स देखना है और भी डिटेल में चलना है, जैसे नॉन न्यूटोनियन और ये सब काफी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी डिटेल में, तो आप प्लस कोर्स पे आइए। प्लस कोर्स पे दोस्त आप रजिस्टर्ड कर लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए, और वहां पर आप कोड यूज करना मत भूलना। कोड जो मेरा है AMYT कोड यूज करना मत भूलना। अगर ये कोड आप यूज करते हो तो आप थर्मल में भी टेंशन भूल जाओ। क्लियर? थर्मल के लिए आप टेंशन भूल जाओ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे 50+ टॉप इंडिया के एजुकेटर क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके क्लास आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर? एंड यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लोड भी कम हो जाता है। क्लियर? और साथ में आपका जो है थर्मल में, और थर्मल सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे हम बात करें एससी का, चाहे बात करें गेट का या इंटरव्यू का। क्लियर? सारा का सारा ऑयल सेक्टर का इंटरव्यू आपका बाइंड अप हो जाएगा और वो मैं पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको देता हुआ चलूंगा। तो इस कोड के रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? तो वो मैं नंबर लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर एंड ईमेल आईडी। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट है उनका मैं ग्रुप भी क्रिएट किया हूँ, जैसे तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो वहां से जैसे प्रॉपर थर्मल के क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है वो भी आपको वहां पर मिलती रहेंगी। चलो, तो यहाँ पर जैसे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टाइम के साथ जो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ जो वेरिएबल शियर होगा, टाइम के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जिनका वेरिएबल शियर होता है, वेरिएबल शियर जो होता है उसमें हमारे दो डिफरेंट फ्लूइड आते हैं। एक हमारे आते हैं थिक्सोट्रोपिक, एक फ्लूइड हमारे आते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, एक हमारे थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होते हैं थिक्सोट्रोपिक, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो रियोपेक्टिक होते हैं। दूसरे जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो रियोपेक्टिक फ्लूइड होते हैं। दूसरे जो होते हैं रियोपेक्टिक फ्लूइड। नाम के जस्ट अपोजिट होता है, नाम के जस्ट अपोजिट होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। थिक्सो में देखो थिक होना चाहिए, थिक जैसा फील आता है, लेकिन इनके लिए शियर जो होती है वो टाइम के साथ जो है वो रिड्यूस होती है, और रियोपेक्टिक में जो है वो शियर जो है वो टाइम के साथ बढ़ती है, टाइम के साथ शियर बढ़ती है। क्लियर? अब देखो शियर टाइम के साथ कम हो तो इसके लिए हमारा जो है n जो है वो लेस देन यूनिटी होना चाहिए। लेस देन यूनिटी यानी जैसे उसमें सूडो प्लास्टिक में होता था, शियर बढ़ता था, कम होता था, तो शियर कम होता था क्योंकि वहां पर जो है वो हमारा जो n था, n का जो वैल्यू था वो लेस देन यूनिटी था। और सूडो और इनमें डिफरेंस एक केवल इतना होता है कि इसमें b या टाउ नॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है, बाकी सारा कुछ एक जैसा देखने को मिल जाता है। फिर बाकी सारा कुछ एक जैसा देखने को मिल जाता है, तो इसमें जो एयर शियर का वैल्यू होता है वो 0 नहीं होता है। सिमिलरली रियोपेक्टिक फ्लूइड में अगर देखें तो n जो होता है ये लार्जर देन यूनिटी होता है, साथ में जो हमारा b का वैल्यू या टाउ नॉट का वैल्यू जो होता है ये 0 नहीं होता है। अगेन फिर से रियोपेक्टिक फ्लूइड के केस में अगर आप देखोगे, रियोपेक्टिक फ्लूइड के केस में अगर आप दोस्त देखोगे, रियोपेक्टिक फ्लूइड के केस में देखोगे तो आपका जो टाउ होगा ये टाइम के साथ बढ़ना है। तो बढ़ता किस में था? डायलेटेड में बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? क्योंकि जो उसका पावर या इंडेक्स था वो 1 से लार्जर था। तो यहाँ पर इंडेक्स या पावर जो होता है वो 1 से लार्जर होता है, जिसकी वजह से हमारा शियर बढ़ता है। एंड बी या टाउ नॉट जो होता है ये हमारा 0 नहीं होता है। तो अगर इनके हम ग्राफ को थोड़ा सा पहले टाइम वर्सेस टाउ के ग्राफ को देखें एंड देन फिर अपन डिफॉर्मेशन वाले ग्राफ पे आए, तो यहां से अगर हम देखें तो ये टाइम का स्केल हो गया जैसे, और ये हमारा टाउ का ग्राफ हो गया। अब देखो जितने भी हमारे टाइम के साथ कांस्टेंट वाले थे इनका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, इनका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब देखो इसके लिए जो है वो टाइम के साथ टाउ जो है वो कांस्टेंट है, इनके लिए टाइम के साथ टाउ जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर टाइम के साथ टाउ कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे फ्लूइड होंगे ये अपने डायलेटेंट फ्लूइड होंगे, ये जो अपने फ्लूइड होंगे ये डायलेटेंट फ्लूइड होंगे, डायलेटेंट फ्लूइड बोल सकते हो या इनको आप सूडो प्लास्टिक फ्लूइड बोल सकते हो, सूडो, या इनको आप सूडो प्लास्टिक फ्लूइड बोल सकते हो, या इनको आप बोल सकते हो बिंघम प्लास्टिक, या इनको आप बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड बोल सकते हो, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड आप बोल सकते हो, या इनको आप बोल सकते हो न्यूटोनियन फ्लूइड, या इनको आप न्यूटोनियन फ्लूइड भी नाम दे सकते हो, न्यूटोनियन फ्लूइड भी नाम दे सकते हो। क्लियर? तो न्यूटोनियन फ्लूइड भी इनको हम बोल सकते हैं। एंड साथ में जो है जैसे यहाँ पर देखा जाए, साथ में जो है जैसे ये ग्राफ जो है
ये हमारा शियर का ग्राफ बढ़ेगा। तो बढ़ता है किसके लिए, बढ़ता है किसके लिए दोस्त, बढ़ता है हमारा, जैसे देखा जाए तो टाउ टी जो है ये बढ़ेगा, बढ़ता किसके लिए, रियोपेक्टिक फ्लूइड के लिए, रियोपेक्टिक, तो जिनके लिए बढ़ता है वो रियोपेक्टिक फ्लूइड कहलाते हैं, रियोपेक्टिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड के लिए बढ़ता है। और जो रिड्यूस होता है वो किसके लिए, कम किसके लिए होगा दोस्त, कम होगा ये, कम होगा ये थिक्सोट्रोपिक के लिए। तो टाउ2 जो रिड्यूस होता है ये हमारा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए होता है, थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए हमारा ये रिड्यूस होता है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के लिए ये हमारा ड्रॉप डाउन होता है। क्लियर, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बट अगर हम डिफॉर्मेशन वाले ग्राफ पे सभी को एक साथ कंबाइंड करें तो जो ईएससी और गेट में जो पूछा जाता है या डिफरेंट एग्जामिनेशन में, सारे फ्लूइड को अगर हम एक ही डायग्राम पे लेके आए, d5/dt या du/d(y), एंड इस एक्सिस पे अगर हम टाउ को पुट अप करें, इस एक्सिस पे अगर हम टाउ को पुट अप करें, ठीक है, तो सारे फ्लूइड को एक ही डायग्राम पे लेके आते हैं, सारे फ्लूइड को एक ही डायग्राम पे अगर हम लेके आए दोस्त, सारे फ्लूइड को अगर हम एक ही डायग्राम पे लेके आए, तो जैसे ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है ये फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, फॉर आइडियल फ्लूइड, ये हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए होता है। देन ये वाला जो डायग्राम हमारा बनता है, ये वाला जो हमारा है ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए था, तो ये जो अपना था ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो गया। क्लियर, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो गया जैसे ये। एंड देन ये वाला जो वेरिएशन था ये हमारा डायलेटेंट फ्लूइड के लिए था, डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। और ये वाला जो हमारा स्लोप था या ग्राफ जो था ये हमारा सूडो प्लास्टिक के लिए था, ये हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए था, ये हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए था। देन फिर यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से जैसे जो है ये अपना बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए था, बिंघम के लिए, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए, तो ये जो अपना था ये बिंघम प्लास्टिक के लिए था, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए कुछ ऐसा देखने को मिलता था, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। क्लियर, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए कुछ ऐसा देखने को मिलता था। अब देखो जैसे B 0 नहीं है, अब देखो जैसे यहाँ पर रियो के लिए बढ़ना है और रियो के लिए बढ़ना है और डायलेटेंट के लिए भी बढ़ता था। जैसे डायलेटेंट के लिए आप देखोगे तो B = 0 होता था और n जो होता था वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता था डायलेटेंट के लिए। सूडो के लिए जो है इसके लिए भी B 0 होता था और n जो होता था वो लेस देन हमारा यूनिटी होता था। तो यहाँ पर जो है वो आपका रियो जो है उसके लिए बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कैसे, जब n 1 हो, और नेचर कैसे आएगा, सिमिलर टू डायलेटेंट, तो ये ऐसे बढ़ता है। अब इसके लिए अगर देखोगे तो n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और b या जो आपकी टाउ नॉट की वैल्यू थी वो 0 नहीं है, तो b जो है ये टाउ नॉट जो है या b ये नॉट इक्वल टू आपका 0, तो ये 0 नहीं है दोस्त, ये 0 नहीं है दोस्त। फिर तो ये ऐसे आप इसको बोल सकते हो। एंड देन फिर अगर हम सूडो प्लास्टिक उसके लिए चले थिक्सो के लिए, थिक्सो जो होगा वो ऐसे आ जाएगा, थिक्सो जो है वो ऐसे आ जाएगा। थिक्सो आपका ऐसे आ जाएगा, यानी थिक्सो के लिए n जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा और b या टाउ नॉट की जो वैल्यू है ये हमारी 0 नहीं होगी। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि जैसे आपने इन दोनों फ्लूइड को अगर देख लिया, इन दोनों फ्लूइड को अगर आपने देख लिया, मान लो सपोज इन दोनों को, एक आपका डायलेटेंट और दूसरा सूडो, तो डायलेटेंट जैसा ही नेचर आपका आ जाता है किसका, और रियो का, और जो सूडो जैसा नेचर होता है ये आपको देखने को मिलता है किसका, थिक्सो का। तो ये ऐसा ये डायग्राम पूरा का पूरा आरटीएस डायग्राम, टीएस कर रहा हूं सॉरी, ये जो आपका पूरा डायग्राम है du dt एंड du/dy एंड टाउ, एक मिनट, ये d5/dt है, सॉरी d5/dt का जो डायग्राम है, d5/dt का डायग्राम है,
डी वाई बाई डी टी। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डिजाइन हो जाता है। क्लियर, तो ये ऐसे अपन समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो गेट ईएससी, गेट ईएससी या डिफरेंट और जो एग्जाम होते रहते हैं यहां से एमसीक्यूज आपके पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्त, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रियोलॉजी का आज ये डिस्कस हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में जैसे अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपका होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन होता है इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, बबल एंड जो आपका लिक्विड जेट बनता है, सिलेंड्रिकल जेट जो होता है उसमें एप्लीकेशन देखेंगे। देन फिर हम शुरू करेंगे कैपिलरी राइज या फॉल इन सिंगल ट्यूब, देन टू कंसेंट्रिक ट्यूब जो हमारी होती है सिलेंड्रिकल, एंड देन फिर हमारा टू नैरो स्लिट के बीच में वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड देन फिर कैविटेशन फेनोमेना के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और कैविटेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि दोस्त एक बार आप ऐसा करो कि फॉर कैविटेशन फेनोमेना, कैविटेशन फेनोमेना के लिए आपको मैं एक और चीज बताता हूं, फेनोमेना। वन सेकंड दोस्त, कभी कभी एक बार रुक गए तो फिर रुक गए। क्लियर, तो कैविटेशन फेनोमेना के लिए अगर अपन चले, कैविटेशन फेनोमेना के लिए क्लियर, तो कैविटेशन फेनोमेना जो है ये आप कर सकते हो। आप अनअकैडमी ऐप पे चले जाओ, अनअकैडमी ऐप क्लियर, अनअकैडमी ऐप पे मैंने कैविटेशन फेनोमेना बहुत डिटेल में करवा रखा है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ। और जितने भी क्वेश्चन ईएससी और गेट में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर डिस्कस कर दिया है दोस्त। तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर लेना, जैसे आप वहां सर्च करना अमित कुमार। तो अभी रिसेंटली मैंने जब क्लास लेना स्टार्ट किया है तो थोड़ा नीचे मिलेगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा अमित कुमार। प्रोफाइल आपको पता ही है, आईआईटी बॉम्बे थर्मल गोल्ड मेडलिस्ट। क्लियर, तो वहां पर जैसे आप सर्च करोगे तो आपको अमित कुमार मिल जाएगा, मुझे आप फॉलो कर लेना। तो जो और भी क्लासेस हैं वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस मंथ रन हो रही हैं ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन, तो वो आपको वहां पर सारी क्लासेस आपको एक्सेस हो जाएंगे। तो वहां पर जैसे आप जाके ये क्लासेस देख लेना दोस्त, तो आपको मैक्सिमम जो है वो कैविटेशन, वेपर प्रेशर एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की जो क्लैरिटी है वो पूरी की पूरी वहां मिल जाएगी। क्लियर, चलते हैं। तो फिर आज का क्वेश्चन सेशन राउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी अपन इतना ही, एंड फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ थ्योरी को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरी को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। तो जल्दी से पढ़ो और रीड आउट करो क्वेश्चन को। ये आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो एंड फिर आगे अपन चलते हैं, जल्दी से फास्ट। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड आउट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे आएगा। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो क्या बोला है, द वेपर प्रेशर इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन द फेनोमेना ऑफ। तो ये सब वहां मैंने डिटेल में करा रखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है ये कौन से फेनोमेना में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है दोस्त कैविटेशन फेनोमेना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो कैविटेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा बी आ जाएगा, कैविटेशन फेनोमेना। जो वेपर प्रेशर होता है, पी ऑफ जो वेपर होता है ये कैविटेशन फेनोमेना में इन्वॉल्व होता है, कैविटेशन फेनोमेना में। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से फास्ट। चलिए फास्ट, जल्दी से क्विक। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट इफ द फ्लूइड, शियर स्ट्रेस इज डेवलप ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट व्हेन फ्लूइड पे शियर स्ट्रेस जीरो ना हो, शियर स्ट्रेस जीरो ना हो उसके लिए अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो ना हो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट दो लेयर के बीच होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इज एट रेस्ट, रेस्ट में नहीं होता, गलत है। इफ द फ्लूइड कंटेनर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, देखते हैं अभी, इज इनविसिड में नहीं होता है, आपका म्यू जीरो हो गया, इसमें जो है वो म्यू जीरो हो गया, तो टाउ हमारा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। इज विस्कस एंड यूनिफॉर्म
फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, ये जो है ये करेक्ट आंसर है, डी इज अ करेक्ट आंसर। बी भी जो हमारा ये जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हमारा विस्कस फ्लूइड होगा यानी जीरो नहीं, टाउ जो है वो जीरो नहीं होगा, टाउ जीरो नहीं है, विस्कस है और साथ में जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी दो लेयर के बीच में जो है अगर आप देखोगे तो इसका वेलोसिटी यू हो गया और इसका वेलोसिटी जो है वो यू प्लस डी यू हो गया। तो इन दोनों लेयर के बीच में अगर आप देखोगे तो इन दोनों लेयर के बीच में आपका डी यू जीरो नहीं है, या इन दोनों लेयर के बीच में आपका एक स्लोप यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है तो आपका टाउ का जो वैल्यू होगा दोस्त ये जीरो नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्विक थर्ड क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए फास्ट। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ अ होल इज मेड इन द टॉर्सली वैक्यूम पोर्शन, तो अगर टॉर्सली वैक्यूम पोर्शन में अगर हम एक होल कर देंगे बैरोमीटर में तो हमारा जो है क्या होगा, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके साथ जल्दी से। कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि होल इज मेड इन अ टॉर्सलियन वैक्यूम कंडीशंस, यानी जो हमारा बैरोमीटर होता है उसके टॉप पे वैक्यूम कंडीशन होती है जिसकी वजह से वाटर हमारा या फ्लूइड जो होता है, इसे वाटर मरकरी जो होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जहां पर होता है तो वो जो फ्री सरफेस से ऊपर राइज करता है। अगर वैक्यूम कंडीशन में आप होल्ड कर दोगे तो अंदर जो टॉर्सलियन वैक्यूम कंडीशन यानी जो बैरोमीटर का जो बल्ब होता है उसके अंदर होल्ड करोगे तो प्रेशर हमारा एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो फ्री सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लूइड के फ्री सरफेस पे भी एटीएम और बल्ब के अंदर भी एटीएम, तो जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। अगर डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हमारा राइज नहीं होगा, जो राइज हुआ होगा फ्लूइड वो नीचे फॉल कर जाएगा। तो बोला है लेवल विल फॉल इन द स्टेम एंड द मर्करी विल कलेक्ट इन द रिजर्वायर। ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं, और भी ऑप्शन पढ़े तो फिर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। लेवल विल बी ऑक्सीलेट बिटवीन रिजर्वायर एंड ओरिजिनल लेवल ऑफ मर्करी इन द स्टेम, गलत है। विल स्पिल थ्रू द होल, गलत है। लेवल इन द स्टेम विल रिमेन कांस्टेंट सेम इंडिकेटिंग दैट एटमॉस्फेयर, गलत है। ए आंसर इज द करेक्ट, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। मर्करी का जो लेवल है वो बैरोमीटर में नीचे फॉल कर जाएगा और जो हमारा रिजर्वायर है उसमें मैग्नेटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट गाइस, पढ़ो पढ़ो, रिस्पॉन्स दो, बाकी लोग भी जल्दी से पढ़ो, क्विक जल्दी से पढ़ो, फास्ट रिस्पॉन्स, जल्दी से फास्ट। क्या बोला है, इफ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन, अगर फ्लूइड मोशन में प्रेशर एट अ पॉइंट इज मेड इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर, देन द फ्लूइड इज, प्रेशर अगर फ्लूइड अगर मोशन में है और प्रेशर हर एक पॉइंट पे इक्वल होना है, हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में इक्वल होना है, तो उसके लिए टाउ का जो वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए, टाउ जीरो होना चाहिए। टाउ जीरो होगा तो मोशन सर्कल एक पॉइंट हो जाएगा, मोशन में भी एक पॉइंट हो जाएगा, और ये सब मैं डिटेल में करवा भी चुका हूं और करवा भी रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्लियर। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट होगा तो हर एक डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर का वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा। इज अ रियल फ्लूइड नहीं बोल सकते, न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं, इन आइडियल फ्लूइड नहीं, इन एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड अगर होगा तो काम ही खत्म हो गया ना। आइडियल फ्लूइड होगा तो म्यू हमारा जीरो हो गया, म्यू जीरो होगा तो टाउ जो है हमारा जीरो हो गया, टाउ जीरो हो गया तो हमारा जो है मोहर सर्कल एक पॉइंट हो जाएगा, और मोहर सर्कल एक पॉइंट है तो ये प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर, एयर सी इज अ करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर होगा, एन आइडियल ऑफ फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से फास्ट। और ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बोला हर एक डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल हो, तो ये तो आपसे पास्कल का लॉ पूछा है, पास्कल्स लॉ पूछा है आपसे ये पास्कल लॉ के बारे में पूछा है, पास्कल लॉ। इन स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट अ पॉइंट इज, प्रेशर किसी पॉइंट पे इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव, नहीं, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर, इक्वल इन ऑल एंड ओनली इफ द विस्कोसिटी इज जीरो। विस्कोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्टैटिक बोल रखा है ऑलरेडी, स्टैटिक ऑलरेडी बोल रखा है, तो विस्कोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी उसने स्टैटिक बोल रखा है, तो स्टैटिक है तो टाउ तो पहले ही जीरो हो गया, तो विस्कोसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इक्वल होगा इन ऑल डायरेक्शंस में, गिवन डेप्थ पे इक्वल होगा इन ऑल डायरेक्शन में। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फास्ट।
छोटा सा कैलकुलेशन है, जल्दी से पढ़ो क्विक। चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेशर ड्रॉप ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, डेंसिटी ये दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट इज मेजर्ड बाय अ वर्टिकल यू ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर यूजेस अ लिक्विड डेंसिटी दिस if the difference in head of manometric liquid in two limbs a manometric obtained measure the pressure drop between the 2 point is। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये जो मैनोमीटर है ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, ये जो फार्मूला आगे अभी हम देखेंगे भी, ये Pa माइनस पीबी होता है एंड रो ऑफ वाटर लिख सकते हैं इसको, रो ऑफ द वाटर एक्स जी, एंड ब्रैकेट में जो ये होता है तो रो ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ द वाटर एंड माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो रो ऑफ द वाटर इज 1000 हो जाएगा, रो ऑफ वाटर 1000 हो गया, एक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 हो जाएगा, जी जो है वो 9.81 हो जाएगा, और ब्रैकेट में निकल के आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 1000 निकल के आ जाएगा, माइनस का ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से जो निकल के आएगा, जैसे ये हटाओगे तो ये यहां से कैंसिल हो गया, यहां से 1 निकल के आ जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 981 मल्टीप्लाइड बाय 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आएगा वो 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल आएगा, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। बी जो होगा ये करेक्ट आंसर निकल आएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से फास्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़िए फास्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से फास्ट पढ़िए। क्या बोला है? बोला है द प्रेशर गेजेस G1 एंड G2, दो प्रेशर गेजेस हैं G1 एंड G2 इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम सो इन अ प्रेशर P(G1) इतना दिया हुआ है, P(G2) इतना, द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर P इज एटमॉस्फेरिक दिस। अब देखो जो आपका प्रेशर होगा P, जैसे जहां का निकालना है, द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर, वो जो डायग्राम है वो मैं आपको एक बार बनाता हूं। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो डायग्राम एक बार मैं आपको बना रहा हूं। डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, दो कंपार्टमेंट है हमारे, दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट हमारा ए है, दूसरा कंपार्टमेंट हमारा बी है। यहां से एक हमने गेज लगा दिया जो G1 प्रेशर को मेजर कर रहा है, यहां से दूसरा गेज लगा दिया जो G2 प्रेशर को मेजर कर रहा है, क्लियर। और यहां का आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है, यहां का आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा ए का, वो हो जाएगा ए का गेज, एंड गेज इज G1 और उसके गेज का सराउंडिंग। तो इसके गेज का सराउंडिंग क्या होगा बोलो? बी का एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके गेज का जो सराउंडिंग होगा वो बी का एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा, बी का एब्सोल्यूट, यानी P(G1) जो है ये 5 बार दिया हुआ है, P(G1) 5 बार है, प्लस बी का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, बी का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो हो जाएगा बी का गेज यानी P(G2) और इसके गेज का जो सराउंडिंग है यानी 1.01 बार, 1.01 बार। और G2 पे जो गेज प्रेशर है वो 1 बार है, तो ये 5 बार हो गया, प्लस का जो है ये 1 बार हो गया, एंड प्लस का जो है ये 1.01 अब बार हो गया। तो ये यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये यहां से निकल आएगा 701 अब बार, ये निकल आएगा 7.01 बार। तो इसका डी आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, 7.01 बार इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए, कोई फास्ट गाइस, फास्ट जल्दी से फास्ट इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर इज दिस। तो ये आपको PATM स्टैंडर्ड दिया हुआ है, PATM स्टैंडर्ड, एंड PATM स्टैंडर्ड जो है वो 762 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में, mm एट स्पेसिफिक लोकेशन दिस, क्लियर। स्पेसिफिक लोकेशन में बैरोमीटर ये रीड करता है। एट दिस प्लेस व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ दिस 80 mm Hg करेस्पॉन्ड टू, यानी क्वेश्चन को सही से पढ़ना, और ये मैं सब आपको बता चुका हूं। यहाँ पर जो ATM रीड करता है स्टैंडर्ड, ATM का जो वैल्यू है वो 762 mm है।
लेकिन यहां से कुछ डिस्टेंस जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक लोकल कंडीशन है, यहाँ पर एक लोकल पोजीशन है, यहाँ पर एक लोकल अपोजिशन है, लोकल पोजीशन पे जो ये रीड करता है, लोकल पोजीशन पे जो ये रीड करता है वो सराउंडिंग का जो प्रेशर है, सराउंडिंग का बैरोमेट्रिक जो प्रेशर है वो हमारा 700 mm ऑफ Hg है, mm ऑफ Hg 700 mm ऑफ Hg है। क्लियर, ये हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है। तो आपको और यहाँ का जो एक्चुअल जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना रीड होता है 380 mm रीड होता है। इसका मतलब सराउंडिंग से कम है, तो कम होगा तो पहले तो ये मान के चलो कि वैक्यूम होगा, और कितना वैक्यूम प्रेशर होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो वहां पर कितना वैक्यूम प्रेशर होगा, सराउंडिंग का प्रेशर कितना है 700 mm, 700 माइनस का 380 mm ऑफ Hg, तो ये निकल के आ जाएगा आई थिंक 320 mm ऑफ Hg, 320 mm ऑफ मरकरी कॉलम, 320 mm ऑफ मरकरी कॉलम, यानी A इज अ करेक्ट आंसर, A इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से फास्ट, देखिए आज का 1 आवर सेशन अपना कंप्लीट हो रहा है, जल्दी से फास्ट। बोला है द लोअर पोर्शन ऑफ यू ट्यूब यूनिफॉर्म बोर हैविंग विद लिम्स बोथ लिम्स वर्टिकल एंड ओपन एटमॉस्फेयर इनिशियली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3s। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी है एस ऑफ मैनो का जो है ये हमारा 3s है। Like the liquid जो specific gravity S is then poured into one of the limbs such that the length of the limb lighter fluid is x. What is the resulting moment of the meniscus heavier liquid in the other limb? कितना resulting moment होगा, resulting उसका movement कितना देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे बोला गया, समझो पहले, जैसे इनिशियली ये हमारा कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, ये मैनोमेट्रिक कोई फ्लूइड था, और मान लो ये 3s स्पेसिफिक ग्रेविटी का था, और यहाँ पर आपने जो है एक लाइटर फ्लूइड को एक दूसरी कॉलम में यहाँ पर आपने फॉल कराया, लाइटर फ्लूइड जिसका s स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये जो है इस लिम्ब में नीचे जाएगा और ये जो है ये ऊपर जाएगा। तो मान लिया सपोज ये जो है इस सर y डिस्टेंस ऊपर गया और इधर जो है सिमिलरली ये जो है y डिस्टेंस नीचे आया, और आपने यहां तक जो है इस लाइटर फ्लूइड को फिल कर दिया, आप इसमें लाइटर फ्लूइड, और ये डेंसिटी आपको दी हुई है, ये जो हाइट है ये x है। तो देखो यहां पर भी प्रेशर आपका ATM होगा और यहां पर भी जो प्रेशर लगेगा वो ATM होगा। दोनों कॉलम के लिए मूवमेंट डिस्टेंस ट्रेवल मेथड से प्रेशर को लिख दो। तो लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट करें तो PATM कितना नीचे आ रहे हैं x, कौन से कॉलम में आ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी s है, स्पेसिफिक ग्रेविटी s एंड मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ द वाटर एंड g। क्लियर। अब फिर इधर जैसे नीचे आए, फिर अपन इधर मूव करेंगे तो यहाँ तो सीधे जंप कर गए, कितना ऊपर जाएंगे 2i, तो माइनस का 2i और 3s वाले कॉलम में जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ द दिस एंड g इज इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा PATM। तो ATM से ATM यहाँ कैंसिल हो जाएगा, S कैंसिल हो गया, रो ऑफ द वाटर से रो ऑफ द वाटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y जो मोमेंट निकल के आएगा, एक मेनिस्कस का जो मोमेंट है तो y की वैल्यू पूछा है, तो y जो निकल के आएगा दोस्त यहाँ से x/6 निकल के आएगा। तो जो सिंगल कॉलम में जो मैग्नेटिक फ्लूइड का जो मोमेंट होगा या डिफ्लेक्शन वो हमारा x/6 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं ESC एंड गेट एंड डिफरेंट जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन देखो, 10th आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्लियर, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन तो और भी सारे थे लेकिन टाइम खत्म हो रहा है, तो क्वेश्चन तो और भी बहुत सारी आज के लिए थे, बट ठीक है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और तेजी से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का, जल्दी से फास्ट गाइड फास्ट। क्या बोला है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइंड बाय द अदर लिम्ब, सेंसिटिविटी ऑफ द इंक्लाइंड ट्यूब कंपेयर टू द दिस। सेंसिटिविटी जो होती है हमारी 1/sin थीटा से रिप्रेजेंट होती है, 1/sin थीटा से। कैसे होता है ये सब अभी एक्सप्लेन करेंगे मैनोमेट्री में पूरा। तो 1/sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी इंक्लाइंड कॉलम की जो सेंसिटिविटी होती है एज कंपेयर टू वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा
दोस्त अब बी इज द करेक्ट आंसर 1/sin थीटा। तो यहीं पर आज का फिर ये सेशन स्टॉप करते हैं। आपको दोस्त करना क्या है, आपको जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, जिससे प्रॉपर तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए।